हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में जितने भी लेक्चर होंगे वो सब के सब आपके लिए YouTube में फ्री में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। यानी ये एक टाइप का क्या है, फ्री कोर्स है। अब ज्यादा कोई बात किए हुए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि हमारे पास क्या है, ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg initially at rest start sliding down from the top of a frictionless inclined plane of angle pi by 6 as schematically shown in the figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, the magnitude of the torque on the particle about the point O after a time 2 second is, यानी 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल में लगने वाला टॉर्क कितना होगा, किसके अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट, ये हमें निकालना है। तो फटाफट से समझते हैं क्या बोल रहा है। एक बार इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये जो एंगल है कितना दे रखा है उसने, पाई बाई 6 दे रखा है। पाई बाई 6 कहने का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 6 कहने का मतलब हुआ 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल है, एक ये पॉइंट लाइक पार्टिकल है, मैंने मान लिया एक ये पार्टिकल है जिसका मास हमने बोल दिया कितना है, अभी थोड़ी देर के लिए m बोल दिया, ठीक है। ये मेरे पास O है, मुझे क्या करना है, इसके अबाउट इस पर लगने वाला टॉर्क निकालना है। अब जब ये नीचे को आएगा ना, तो क्यों नीचे को आएगा, क्योंकि इसमें फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मान लिया जब ये यहां से स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तो इनिशियली कहां था, वो रेस्ट में था, तो इसके लिए u की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब ये चला, जब ये ऐसे आएगा नीचे को, माना चला 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 चला, कहां पहुंच गया भाई, इस पॉइंट पर पहुंच गया। जब ये इस पॉइंट पर पहुंच रहा होगा तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। और फोर्स कहां को लग रहा है, नीचे की ओर, बिकॉज ये क्या है मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये कैसे लगेगा, कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम सब ने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होता क्या है मेरे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। इस बात को जरा ध्यान समझना। यहां पर F क्या है भाई, फोर्स है। यहां पर F क्या है, हमारा फोर्स है। और जो R परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये मेरे पास क्या है भाई, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब जो एक्सेलरेशन कहां से जा रही है, इस पॉइंट O से जा रही है। उसने खुद ही बोला है किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। तो इस बात को कोई टेंशन है नहीं। जो एक्सेलरेशन है वो कहां पर है, यहां पर है। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है वो लाइन जिस लाइन के अबाउट फोर्स लग रहा है। अब जरा गौर से देखो, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है हमारा, mg फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। और ये एक्सेलरेशन है यहां पर। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगी भाई मेरी, r परपेंडिकुलर होगी। फोर्स की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहां पर mg के बराबर है। अब मुझे निकालना क्या है, ये r परपेंडिकुलर निकालना है। अगर मेरे को ये r परपेंडिकुलर निकल जाए तो क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। यानी ये जो r परपेंडिकुलर है वो इसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक। यानी मुझे ये चीज निकालनी है। तो दिस इज अवर r परपेंडिकुलर। अगर ध्यान समझना, अगर ये एंगल कितना है, पाई बाई 6 है, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई मेरा, पाई बाई 6 होगा। अगर मैं ये बोलूं कि 2 सेकंड में, यहां से यहां कितना टाइम लगा उसको, 2 सेकंड। यहां पर टाइम t इक्वल टू कितना है, 0 है। और यहां पर टाइम t इक्वल टू कितना है भाई मेरे पास, 2 सेकंड के बराबर है। अब मैं ये मान ले रहा हूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितनी है, x है। आपको ये x निकाल सकता है, हाँ जी निकाल सकता है, बहुत ही आसान है। क्या करो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लो, x अपने आप आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए।
तो फोर्स कैसे निकालूंगा? अब ये mg इधर की ओर है तो इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट कहाँ की ओर? इधर की ओर, जो किसके बराबर होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा। एक कंपोनेंट इधर की ओर जो किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के बराबर होगा। अब यही mg sin थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब सिंस वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ m इज इक्वल टू क्या होता है? एफ नेट इन दिस डायरेक्शन, वो कितना है मेरे पास? mg sin थीटा के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, m से यह चला गया तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? g sin थीटा के बराबर आ गया। तो एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू g sin थीटा का मतलब sin पाई बाई 6, और sin पाई बाई 6 यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो कितना आ गया ये? g/2 आ गया। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर किसके बराबर है? g/2 के बराबर है। अब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो अगर मैं x निकालूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ut प्लस का हाफ ऑफ at² हो जाएगा। x तो x ही है, इक्वल टू u कितना है? 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? g/2 के बराबर है, और इंटू t² यानी कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब फटाफट से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया? g के बराबर इतना मीटर, ठीक है, यानी x इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर आ गया, यानी ये डिस्टेंस यहां से आधा कितनी निकल गई मेरी? g मीटर के बराबर निकल गई। तो अब मैं अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के r परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? हाँ जी निकाल सकता हूँ। तो सिंपल अब मेरे पास यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम? ये क्या है? बेस है, ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो कॉस्ट लगा दूं मैं, तो सिंस वी नो दैट cos π/6 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बिकॉज पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरर बोले। तो बेस कितना है मेरे पास? r परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है? x के बराबर है। तो यहां से मेरे पास r परपेंडिकुलर कितना आ गया? ये x cos सॉरी एक मिनट यार, लाइट है थोड़ा यार, क्या आ जाएगा? x cos π/6। cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है मेरे पास कितना? √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकला? r परपेंडिकुलर। आप चाहो तो ये x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास r परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ गया? g √3/2 निकल के आ गया। ये क्या निकला मेरा? r परपेंडिकुलर। अब सिंपल से ये वैल्यू दे रखी है मेरे को यहाँ पर, किसकी? टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है? mg के बराबर है, और इनटू कितना आ जाएगा? ये r परपेंडिकुलर। कुछ मैं यहां गलत तो नहीं कर रहा मेरे भाई? कुछ तो बता। x इक्वल टू g मीटर आ गया, x यहां रखा, ठीक है। ये क्या होता है? r परपेंडिकुलर अपॉन x, ये तो चला गया। तो ये कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास? mg इंटू r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? g √3 डिवाइड में कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब g की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? तो यहाँ से मेरे पास टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mg² इंटू √3/2 आ गया, ठीक है। अब m मुझे पता है, m कितना है मेरे पास? 1 है, तो 1 इंटू जी को 10 ले लो, तो 10 × 10 इंटू √3 आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर? 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 के आसपास होती है, और डिवाइड में कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 50, ये कैंसिल हो गया, इंटू कितना आ गया? 1.7। तो 50 इंटू 1.7, तो 70 त्यान कर लो यार, क्या होता है? 17 के पहाड़े पढ़ो तो सबसे मुश्किल पहाड़ा 17 का, 1.7 गुणा 50, तो कितना आ गया भाई? 1.7 गुणा 50, तो ये 85 आ गया। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर आंसर? आंसर विल बी 85। आंसर कितना आ गया? 85। इतना क्या? एनम, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? समझेंगे जरा। अगेन ये क्वेश्चन भी कब आ रखा है? जैम 2024 में आ रखा है।
तो क्या बोलना है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बोलना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर mass m and radius r about the axis passing through the hemisphere and parallel to the flat surface is given by 2 by 5 mr square. The distance of the axis from the center of mass of the hemisphere is, देखो भाई क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है मेरे पास कि ये मेरे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है। तो इस तरह से मेरे पास एक हेमिस्फीयर है जिसका मास कितना है, m है, और जिसकी रेडियस कितनी है भाई, r है, ठीक है, कैपिटल R। अब मान लो यहाँ पर दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस ये है, लेट अस से दिस एक्सेस इज एक्स एक्सेस, एक एक्सेस ये है, दिस एक्सेस इज, या फिर ऐसे बोल दो दिस इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस बोल दिया मैंने इसको, दिस वन इज अवर वाई एक्सेस एंड दिस वन इज अवर जेड एक्सेस एंड दिस इज अवर ओरिजिन, ठीक है। तो उसने मेरे को इस एक्सेस के अबाउट, जो एक्सेस कैसी है, इसके सेंटर से जा रही है और जो फ्लैट सरफेस है उसके पैरेलल है, तो वाई एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई वाई इक्वल टू दे रखा कितना, 2/5 mr स्क्वायर के बराबर है। हमें ये निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको सीधे पता होता है हेमीस्फीयर के लिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर विल बी शिफ्ट इन जेड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा भाई, जेड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कहीं यहाँ पर होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास क्या, z इक्वल टू कितना, 3r/8 के बराबर। कितना होगा, 3r/8 के बराबर होगा, ठीक है। कितना आएगा, 3r/8। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए हमने जो थ्योरी वाले लेक्चर है वहां देखो, थ्योरी के लेक्चर में जाके देखो, आई थिंक लेक्चर नंबर कुछ 11 या 10 के आसपास हमने वहां पर हेमिस्फीयर, सेमी सर्कल और स्फीयर सबका हमने किस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ये देख रखा है, ठीक है। एक लंबा सा हमारा डेरिवेशन है वो देख लेना, लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई जो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, 3r/8 पर लाई करता है जेड एक्सेस के लॉन्ग। अगर इस तरह से है तो, अगर ऐसे होगा तो वाई एक्सेस के लॉन्ग 3r/8 पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द एक्सेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फीयर इज, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द एक्सेस। अच्छा ये डिस्टेंस निकालनी हमको, ये डिस्टेंस, इस एक्सेस की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, इतनी होगी, ठीक है। और राउंड ऑफ टू, हाँ, इन यूनिट ऑफ आर के टर्म में आंसर निकालना, मतलब आर क्या होगी, यूनिट होगी। तो यहां से मेरे पास दिस डिस्टेंस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/8 इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। तो 3/8 को आप सॉल्व कर दो यहाँ पर, अगर 3/8 को मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर 3/8, तो कितना आ गया ये 0.37, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 0.37। तो आर इक्वल जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.37, इतना क्या, इतना आर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 0.37 लिखोगे, बिकॉज किस, इन यूनिट ऑफ आर निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0.37 लिख दोगे, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप करने जाओगे तो कम से कम ये 15 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है, बिकॉज ये बहुत लंबा सा इंटीग्रेशन करना होता है। और अगर आप यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे तो आपको पता है कि कितने लंबे लंबे वहाँ पे इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, ठीक। तो आपके लिए सही क्या रहेगा कि आप इसको याद कर लो कि कहाँ पर होता है ये, 3r/8 पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ डाइल्यूट आइडियल गैस इज करेक्ट, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पर, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, और फॉलोइंग में से इसकी विस्कोसिटी के बारे में कौन सा टर्म सही है ये हमें बताना है। अब जरा समझना, आइडियल गैस का एक कैरेक्टर होता है क्या, कि अगर ये मेरे पास ये दो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं तब इनके बीच किसी भी टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगा, इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आइडियल, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, यानी इनकी पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है, यानी इनके बीच किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं लग रहा है। अब इंटरेक्शन का मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स का मतलब क्या हुआ भाई, प्रेशर से हुआ, यानी कि प्रेशर को घटाऊं बढ़ाऊं उससे यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इनके मोशन में, या बोल सकते हैं मोशन में तो नहीं, या बोलते हैं इनके बीच इंटरेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से।
तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर। हाँ ये भी जरूरी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उस पर तो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर, ये बात मुझे अभी सही लग रही है, लेकिन कुछ और जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। इट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, बिल्कुल गलत बात है, प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ हाँ फर्क पड़ेगा उसकी विस्कोसिटी पर। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, बिल्कुल गलत बात, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं होता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो मॉलिक्यूल पहले आराम में चल रहे थे अब वो तेज तेज मूव करेंगे, तो उससे उसकी विस्कोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, न कि डिक्रीज। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट है, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्या बोल रहा है भाई, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन द वर्टिकल xy plane with the origin on the ground and y-axis pointing vertically up, taking the gravitational potential energy to be zero on the ground, the total energy of particle written in polar coordinate system r, theta is। देखो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। अगेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है किसका, जैम वालों का। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछे, चाहे वो बोले कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या वो पूछे वेलोसिटी की वैल्यू बताओ इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर आज उसने क्या बोल दिया भाई, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे समझेंगे जरा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम सब ने देखा होगा, इस तरह से कुछ होता है, 2 एक्सेस होती हैं, ये एक्स एक्सेस है, 2 डायमेंशनल मोशन है, या मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो इस तरह से एक पार्टिकल मान लिया क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। मान लिया किसी इंस्टेंट पर, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, पार्टिकल कहां पर था, ओरिजिन पर था। माना किसी टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंच गया भाई, इधर पे पहुंच गया। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, और वी कैन से पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, और ये जो मेरे पास एंगल है ये क्या हो जाएगा, थीटा। इस पॉइंट पर इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉमा थीटा हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉमा थीटा हो जाएंगे। मुझे निकालना है कि भाई आर और थीटा के टर्म में वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा, साथ ही साथ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी उनको मैं किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा। अगर मैं इसको टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी ई विल बी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, ये होता है मेरे पास कितना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच के बराबर। अगर मैं ये बोलूं ग्राउंड पर एनर्जी कितनी है, 0 है, और उसने ऐसा बोला भी है, तो एनर्जी विद 0 एट ग्राउंड, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, एम जी एच के बराबर हो जाएगी। यानी एच यानी ये हाइट, ये हाइट कितनी होगी साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस निकालूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आर साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास टोटल एनर्जी ई इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा, या एम जी आर साइन थीटा आ गया। लेकिन यहां पर जो वी लिखा हुआ है वो खाली सिंबल के टर्म में है, मुझे इस व्यू किस टर्म में लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है। आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये इसमें और इसमें क्या है, मेरे को कंफ्यूजन है, बिकॉज यहाँ भी क्या है एम जी आर साइन थीटा, और यहाँ भी क्या है एम जी आर साइन थीटा। हमें देखना है कि भाई अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है उसकी वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी, ठीक है। अब जिसने पढ़ा है उसे बता देगा भाई ये वाली होती है, लेकिन हम थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी मुझे अब वेलोसिटी निकालनी है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे निकालेंगे, देखो सिंस वी नो दैट आर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं x को लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, r cos थीटा के बराबर होता है। x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा के बराबर, और जो y इज इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है, r sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो यहाँ से मेरे पास ये r वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा,
आर कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू जे कैप। अब अगर मुझे इसको पूरे को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो ये आई कैप जे कैप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर कैप थीटा कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है कहाँ, वेक्टर्स में। और जब हमने ये लेक्चर बनाना स्टार्ट करे, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 या 5 में भी, वहां पर अभी हमने क्या किया था, इस चीज को डिस्कस किया था किस तरह से हम आई कैप जे कैप को थीटा कैप और आर कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके टर्म में लिख सकते हैं। समझेंगे जरा, हमने क्या पढ़ी थी, एक अगर आपको याद है हमने एक इस तरह से मैट्रिक्स टाइप की पढ़ी थी। अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, आई कैप जे कैप के कैप, ये किसके लिए है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, क्योंकि सेम ही होता है, ठीक है, दोनों में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों में सेम ही होता है। बस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में z इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहां आएगा मेरे पास क्या, कॉस थीटा, यहां माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहां कितना आ जाएगा 0, फिर यहां क्या आएगा साइन थीटा, और फिर यहां पर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर 0, यहाँ 0 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ फिर मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा आर कैप एंड थीटा कैप, यहाँ जेड कैप आएगा, जेड कैप लिख लो, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे उसको हम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं भाई, आई कैप निकालूं, तो आई कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा आर कैप माइनस का साइन थीटा थीटा कैप, और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, जे कैप निकालूं, तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, यहाँ से साइन थीटा आर कैप एंड प्लस का दिस वन इज कॉस थीटा थीटा कैप आ गया, कॉस थीटा थीटा कैप, कॉस थीटा थीटा कैप, कॉस थीटा थीटा कैप, ये क्या निकला, जे कैप निकला। इन दोनों की वैल्यू उठाओ इधर रखो, तो यहां से मेरे पास ये आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज आर कॉस थीटा, आर कैप की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, दिस वन इज कॉस थीटा आर कैप माइनस का साइन थीटा थीटा कैप एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस का ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आर दिस वन इज साइन थीटा इंटू जे कैप की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास, ये है साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा थीटा कैप, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। अब सिंपल थोड़ा बहुत लेबरी करनी है तो कर लो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, देखो जब मैं इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों सेम टर्म आएंगे, लेकिन दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट, ये नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ ये वाले टर्म बचेंगे। तो यहां से मेरे पास बच जाएगा क्या, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहां से काट के इधर लिखते हैं, क्या बचेगा यहां पर, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर कैप एंड प्लस का दिस वन इज आर साइन थीटा, आर साइन नहीं साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ गया, आर कैप आया, दोनों ओर से आर आर कैप बाहर आ जाएगा, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आर कैप, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां फाइनली मेरे पास क्या बचा, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कैप के बराबर निकल के आया, ठीक है। ये आप सीधे भी लिख सकते थे, मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर ली, कोई बात नहीं। नाउ अब मुझे क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। और डी आर अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर वेक्टर डॉट भी लिख सकता हूं। तो अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डी आर वेक्टर डॉट निकालना है। तो उसके लिए मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा। चलो भाई इंतजार, हाँ, तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, इधर देखेंगे, यहाँ मेरे पास क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू आर आर कैप है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डी आर अपॉन डी टी। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, डी आर अपॉन डी टी निकालूं, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक आर है एक आर कैप है। तो पहले आर ऐसे रहा, तो आर डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी आर कैप करेंगे डी आर कैप अपॉन डी टी, फिर प्लस आर कैप ऐसे रहा, फिर किसका होगा, डी आर अपॉन डी टी का होगा। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट, शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये आर दिस वन इज डी आर कैप अपॉन डी टी एंड प्लस का ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, आर कैप इंटू आर डॉट, आर कैप इंटू कितना आ गया, ये आर डॉट आ गया। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अभी काम खत्म नहीं हो रखा है,
देखो ये मेरे पास क्या है, डी आर कैप अपॉन डी टी है, और डी जो आर कैप होता है वो थीटा का फंक्शन होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो आर कैप होता है वो थीटा का फंक्शन कैसे होता है अभी समझेंगे जरा। देखो अभी मैंने क्या लिखा थोड़ी देर पहले, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे आऊं, यहां पर आओ, यहां मैंने क्या निकाला इस तरह से, आई कैप को आर कैप थीटा कैप के टर्म में लिखा। अगर मैं यहां से आर कैप को आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं यहां से क्या लिखूं भाई, जो आर कैप है उसको आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा देखो जरा समझना। अगर मैं क्या करूं, यहां से जो मेरे पास आर कैप है उसको अगर मैं आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास कॉस थीटा आई कैप और प्लस का साइन थीटा जे कैप, क्या आ जाएगा, साइन थीटा जे कैप आ गया। वैसे अगर मैं यहां से थीटा कैप को आई और जे के टर्म में लिखूंगा तो थीटा कैप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन थीटा आई कैप एंड प्लस का कॉस थीटा जे कैप, क्या आया, कॉस थीटा जे कैप आया। ये मैंने कैसे किया समझ में आ रहा है आपको, जिसने पढ़ी है वेक्टर को समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या किया, इस वाले मैट्रिक्स को इधर ले गया, जैसे मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो जितने कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सिंपल सेम जो यहां पर करा वो यहां भी कर लूंगा, तो यहां से मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, थीटा कैप इक्वल टू माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब जरा समझना बात को थोड़ा सा, अगर हम दोबारा से इधर आए और अब अगर यहां से क्या निकालूं, डी आर कैप अपॉन डी टी निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं यहां से क्या निकालूं, अब डी आर कैप अपॉन डी टी निकालूं, डी यार ये गलत है ना, बहुत टाइम लगा रहा है। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, डी आर कैप अपॉन डी टी निकालूं तो डी आर कैप अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, देखो भाई वहां मेरे पास क्या है, कॉस है, कॉस का कितना हो जाएगा वो माइनस का साइन थीटा, थीटा कितना थीटा डॉट हो जाएगा, फिर ये आई कैप ऐसे रहा, आई कैप कांस्टेंट लेते हैं हम इसको, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये साइन है तो साइन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कैप हो जाएगा, थीटा कैप और इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, जे कैप आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डी आर कैप अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का साइन थीटा आई कैप एंड प्लस का दिस वन इज कॉस थीटा जे कैप और थीटा डॉट, ये कैप नहीं होगा, ये क्या होगा, थीटा डॉट होगा, ठीक है। थीटा डॉट दोनों ओर से क्या आ गया, बाहर आ गया। नाउ अब ये जो चीजें यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर है, देखो थीटा कैप के बराबर है। तो यहां से मेरे पास डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये थीटा कैप इंटू थीटा डॉट आ गया। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास जो आर वेक्टर डॉट किसका बराबर है, वी वेक्टर के बराबर है, तो वी वेक्टर विल बी इक्वल टू आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप एंड प्लस का कितना आ गया, ये आर डॉट इंटू आर कैप। मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर एंड प्लस का आर डॉट का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे जो स्क्वायर हो जाएगा ये, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, आर डॉट का होल स्क्वायर एंड प्लस का दिस इज आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो दिस इज अवर वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा यहाँ से आप, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम, तो ऐसे रहा वी स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ये आर डॉट का स्क्वायर प्लस दिस इज आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, टोटल एनर्जी ई निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ ऑफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एच, सॉरी एम जी आर साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होती है? इतनी होती है भाई, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या था? अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको ये चीजें क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आप इतनी लंबी कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं करोगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? इतना, वेक्टर फॉर्म में। तो दिस इज r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन 2 डायमेंशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, मूविंग इन 2 डायमेंशन एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। अगेन जो पिछले वाला क्वेश्चन था कब आया था? 2023 में आया होगा। हाँ, कब आया था? 2023 में आया है। और ये क्वेश्चन भी देख लेना आप, ये भी क्वेश्चन भी कब आया है? 2023 में आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए रोटेटिंग डिस्क इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इन 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन विच आर एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू द मिरर। पहले वाले केस में क्या है? जो एंगुलर मोमेंटम है वो पैरेलल टू द मिरर है एंड एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द एंगुलर मोमेंटम solid arrow and its mirror image shown by dashed arrow in the 2 different orientation। देखो यहां पर 2 एरो हैं, एक कैसा सॉलिड और एक कैसा है डैश्ड। जो डैश है वो किसको दिखा रहा है? एंगुलर मोमेंटम की मिरर इमेज को दिखा रहा है, और जो सॉलिड है उसको दिखा रहा है रियल इमेज को, मतलब रियल चीज को दिखा रहा है, यानी रियल एंगुलर मोमेंटम को दिखा रहा है। 2 केस है मेरे पास। माना इस तरह से मिरर है, माना ये मिरर मान लो, ठीक है, ये मिरर मान लो, और केस फर्स्ट लो, ये मिरर है मेरा, और या फिर ऐसे ले लो, माना ये मिरर है मेरा, ठीक है, ये मिरर है, ठीक। अब एग्जांपल समझते हैं। अज्यूम कर लो मेरे पास क्या है, इस तरह से एक कुछ भी ले लो, ये मान लो, ठीक है। माना ये डिस्क है, ठीक है, यूं करके। माना अभी ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है मिरर, कैसे? ऐसे है, मिरर ऐसे सामने से है और ये डिस्क है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या बोल रहा है? एंगुलर मोमेंटम इज पैरेलल टू द मिरर। जो एंगुलर मोमेंटम है पैरेलल टू द मिरर है। मिरर ऐसे रखा हुआ है, मिरर आपका ऐसे है। मिरर कैसे है? अगर मैं यहां पर एक और बुक लूं, मिरर ऐसे है, मिरर कैसे है? ऐसे है, और जो डिस्क है ऐसे रखा हुआ है। अगर मिरर ऐसे है, डिस्क ऐसे है, तो पैरेलल टू द मिरर कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? ऐसे। और डिस्क कैसे घूम रही होगी? ऐसे घूम रही होगी। डिस्क कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। अब जरा समझना बात को, डिस्क ऐसे घूम रही है, डिस्क ऐसे घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर होगा? यहां पर। रियल सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर होगा? राइट हैंड रूल से कहां की ओर आया? ऊपर की ओर आया। डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या है? सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कैसे होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमा डिस्क, डिस्क ऐसे घूमा तो एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर होगा? ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। अब जरा समझना, मिरर में क्या होगा? सामने मिरर लगा है, आप ऐसा अज्यूम करो हाइपोथेटिकली, सामने मिरर लगा, ये मिरर लगा है यहां पर। जैसे ये एंड इधर की ओर जाएगा, घर में करके देखो, ये एंड जैसे ही मिरर की ओर जाएगा, ऐसे घूम रहा है ना, यूं घूम रहा है। जैसे ये, अब यहां पर तो एंड है, वहां पर एंड नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वाला पोर्शन उस डिस्क का इधर की ओर जाएगा, यानी मिरर की ओर जाएगा, तो वहां मिरर में जो ये वाला पोर्शन हो कहां की ओर आएगा? इधर की ओर आएगा, इसके पास आएगा। ऐसा होता नहीं होता है? जब आप मिरर की ओर जाते हो तो आपकी इमेज आपकी ओर आती है यूं करके, बिकॉज डिस्टेंस क्या रहनी चाहती है, मतलब जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी डिस्टेंस मिरर की इमेज से होती है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो जैसे ही ऐसे घूमेगा तो वहां जो हमको कॉपी दिख रही होगी, वहां जो डिस्क कैसे घूमेगी? ऐसे आएगी, यानी इधर की ओर आएगा। यहां रोटेशन कैसे है? ऐसे है। लेकिन मिरर में रोटेशन कैसे होगा? यानी इसकी इमेज का रोटेशन कैसे दिखेगा मेरे को? यहां से ऐसे दिखेगा। ये बात समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे घुमा रहा हूं, यहां में इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसकी जो इमेज होगी कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। करके देख लो, मिरर सबके घर में होता है, तो करके देख लो एक बार। ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी इमेज कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर है? ऊपर की। जो रियल वाला एंगुलर मोमेंटम है कहां की ओर है भाई? ऊपर की ओर है। रियल एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर है भाई? ऊपर की ओर है। रियल एंगुलर मोमेंटम यानी जो रियल में जो एंगुलर मोमेंटम है कहां की ओर है? ऊपर की ओर है। लेकिन इसकी जो इमेज है, यानी इस डिस्क की जो इमेज है वो कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है।
तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर होगा, नीचे की ओर। तो अगर मैं इसकी इमेज का एंगुलर मोमेंटम देखूं तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्ट होंगे, उल्टे होंगे। किस केस में, जब एंगुलर मोमेंटम कैसे है, पैरेलल टू द मिरर है। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला उसने, केस सेकंड देखो, केस सेकंड बड़ा अच्छा है। केस सेकंड में ऐसा बोला कि भाई ये मेरे पास मिरर है और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे है, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब मिरर ऐसे रखा हुआ है, कैसे, ऐसे, मिरर को हमने घुमाया नहीं, मिरर ऐसे है, एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, ऐसे या फिर ऐसे, तभी तो क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, या तो ऐसे है या फिर ऐसे है। अब एंगुलर मोमेंटम ऐसे या ऐसे होने के लिए डिस्क को कैसे रोटेट होना पड़ेगा, डिस्क कुछ इस तरह से रोटेट हो रही होगी। किस तरह से, कुछ इस तरह से। यानी डिस्क कैसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, यूं करके। माना डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, द रोटेशन ऑफ डिस्क इन दिस वे, डिस्क हमारी कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है, या बोलते हैं इस तरह से हो रही है, कैसे बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। होना कैसे चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मिरर। माना डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, अगर डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम कहां की ओर होगा भाई, लगाओ राइट हैंड रूल, कहां की ओर, इधर की ओर, यानी मेरे मुंह की ओर, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द मिरर है। ये तो किस सिचुएशन में हुआ, रियल सिचुएशन में कैसे है एंगुलर मोमेंटम, इस तरह से है। रियल सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे है भाई, कुछ इस तरह से है। इन रियल सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मिरर। अब इसकी इमेज को देखो, इमेज कैसा बर्ताव शो करेगी। जैसे मैं डिस्क को ऐसे घुमाऊंगा, इमेज कैसे घूमेगी, इस डिस्क की इमेज कैसे घूमेगी, वो भी ऐसे ही घूमेगी। करके देख लो घर में एक बार, मेरे सामने एक्चुअली मिरर लगा हुआ है, यहाँ मैंने करके देखा है। अगर मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं ना, तो ये भी ऐसे घूम रहा है, वहां जो इमेज है इसकी वो भी इसी तरह से घूम रही है। यानी अगर ये डिस्क ऐसे घूमेगी रियल लाइफ में, तो इसकी जो इमेज है वहां, वो भी कैसे घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है। यानी उसका एंगुलर मोमेंटम भी कहां की ओर है, इधर की ओर ही है। यानी उसका एंगुलर मोमेंटम भी कहां की ओर है भाई, ऐसे इधर की ओर है। कैसे, इधर, जिस डायरेक्शन में रियल वाला है वैसे इमेज का जो इमेज है वो भी वैसे ही होगी। यानी इस केस में एंगुलर मोमेंटम इनवर्ट हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। लेकिन इस केस में एंगुलर मोमेंटम सेम रह रहा है, चाहे वो इमेज का हो या फिर रियल ऑब्जेक्ट का हो, यानी रियल एंगुलर मोमेंटम हो या फिर उसका इमेज हो। यानी यहां पर वेक्टर क्या हो जा रहा है, इनवर्ट हो जा रहा है, यहां वेक्टर इनवर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा भाई, देखो देखो यहां पर ऊपर की ओर सेम डायरेक्शन में हो गया, गलत हो गया। यहां आओ, अगेन यहां सेम डायरेक्शन में हो गया है, ये वाला गलत हो गया। ये अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये गलत हो गया। ये वाला सही है, ये नीचे की ओर है डैश वाला, और सॉलिड वाला ऊपर की ओर, और दोनों डैश और सॉलिड एक ही ओर को है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो एग्जाम हॉल में ऐसे लगाना वहाँ पर गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे घुमा रहे हैं तो इन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगेन इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जो कि 2023 में आया हुआ है। आप एक चीज फील कर रहे होगे, जैसे जैसे हम 2022, 2023, 2024 की ओर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक अच्छी बात है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा ये अच्छा रहता है कि क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का बने। ठीक है, तो ये क्या थे, आज की हमारी लेक्चर सीरीज थी। और अगर आपको इसके बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप क्या करो भाई, पहले थ्योरी वाले लेक्चर देख लो, थ्योरी पढ़ा रखी है, एकदम क्वालिटी कंटेंट वहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है। हर डेरिवेशन को डेप्थ में जाके समझाया गया है, उसको देखो। उसको देखने के बाद यहां न्यूमेरिकल करो, 100% आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप एक अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप थोड़ा जाग गए होंगे, जागरूक हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ या कुछ और क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन चले, अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, न्यूटन मैकेनिक्स वाला, उस पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे। और दोनों थ्योरी दोनों की क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।